यू नीड अ फ्रेमवर्क, यू नीड अ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन का बिजनेस है। पहला ट्रेड जो मैंने उस बुक को पढ़ने के बाद लिया था, वो 4 हफ्ते में डबल भी हो गया। आज मैं 99.99% कैश ही करता हूँ। ये ऐसा रिस्क नहीं है कि नहीं उठाया जा सकता, उससे बड़े बड़े रिस्क लोग उठा रहे हैं कि स्टॉप लॉस पे ट्रेड क्लोज ही नहीं करते और स्टॉक बैठे रहते हैं। हम डर रहे हैं, लेकिन गलत चीज के लिए डर रहे हैं। जिसके लिए डरना चाहिए वो है विदाउट स्टॉप लॉस के काम करना। सबसे पहले ही तो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कीजिए। आप पहले साल में पैसे नहीं कमा सकते। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मानस अरोरा जी। सर एक फुल टाइम स्विंग ट्रेडर है और सर ने 2011 में मार्क मिनर्विनी जी की बुक पढ़ी थी और उसके अंदर सर ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई है वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वो सर प्रैक्टिस करते थे। बट कुछ सालों बाद सर ने ये स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए और वो चेंजेस क्या है वो आज सर ने हमारी ये वीडियो में डिस्कस किया है। सर ने बताया है कि सर अपनी स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंट्री एग्जिट को कैसे प्लान करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग वो कैसे करते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, सर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते और सर सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी सेगमेंट में। और ये क्यों करते हैं उसके बारे में सर ने आज की ये वीडियो में बताया है और आप लोगों को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करता है वही अच्छा रिटर्न कमा सकता है, इक्विटी वाला नहीं कमा सकता है। तो आज ये वीडियो में आप सुन लीजिए कि सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे आज के ये पॉडकास्ट में। और आप लोगों से सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आज का ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है ना तो लाइक और शेयर जरूर करना। बिकॉज आपके लाइक और आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही पॉडकास्ट आप लोगों के पास लाने के लिए। और अगर आप लोगों के कुछ भी कमेंट्स है, जो भी आपके डाउट्स है, आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं हमारे पॉडकास्ट में, समझते हैं सर की स्ट्रैटेजी और देखते हैं कि सर कैसे काम करते हैं। वेलकम मानस जी, कैसे हो सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ विजय जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। यस हमारी सर, काफी मेरी। टाइम से चल हाँ रही सर। थी बात, मतलब एज इन मैसेज आया था आपका काफी टाइम पहले, बट टाइम लगा। बट अच्छा है, हम आज कर रहे हैं। कोई तो बात नहीं सर, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था ये पॉडकास्ट के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है ना सर कि पॉडकास्ट के बहाने मैं लोगों से मिलता हूँ और खुद को जो सीखना है वो सीख लेता हूँ। तो थैंक यू जी सर आने के लिए, भले देर लगा बट कोई बात नहीं, आज हम अच्छे से सीखेंगे आपसे आपकी मेथड। बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल तो कोशिश करेंगे सर जितना मैं, मैं जानता हूँ हाँ, वो सारा शेयर करूँ। यस सर। तो सर हम्म, मतलब अभी आप मार्केट में कब से हो, आपकी जो एक जर्नी है अगर आप वो शेयर कर हम्म, सको तो। बिकॉज मैंने आपके बारे में, सच बताओ ना, मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं पता है। अभी आपका एक वीडियो आया हम्म, था जो स्टॉक पे, मैंने वो सुना हम्म, था। बट मैं हम्म। आपसे आपसे सुनना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे सर। अ, देखिए, मैं मार्केट में तो 2006 में आया था एज अ सब ब्रोकर। और ओके। काफी 2 3 4 साल तक मैं सब ब्रोकर था। हम्म। बट मैं जिस एज में सब ब्रोकर बना था वो बहुत ही लाइक अर्ली 20s, 21 22। हम्म। और 3 4 साल ये किया और मुझे वो बहुत ही मोनोटोनस जॉब थी। और तब ये ऑनलाइन ब्रोकिंग नहीं होती थी, मतलब एज एन ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग नहीं होती थी। और फॉर्म्स वगैरह भरे जाते थे और वो 20 20 मोटे मोटे फॉर्म्स होते थे जिसमें पता नहीं 200 हाँ। सिग्नेचर होते थे। तो वो बहुत मोनोटोनस था फॉर अ 20 year old 22 year old टू डू दिस एवरी डे। एंड नहीं मजा आ रहा था मुझे। तो मुझे फैसिनेटिंग पार्ट था कि स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, वो देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था कि ये क्यों ऊपर जाते हैं ऑल दैट। तो साथ साथ जब ब्रोकिंग 3 4 साल हो गए थे करते हुए, तब मेरे को लगा कि ये तो मैं लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता हूँ। और मुझे अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो वो स्टॉक्स सीखना कि कैसे ऊपर जा रहा है, फिर उसमें अपर हैंड भी आ जाता है कि नाउ यू नो कि स्टॉक्स कैसे चलते हैं। उस जॉब में कुछ अपर हैंड नहीं है, आप बस अकाउंट खोलते हो, डीलर आपका ऑर्डर पंच करता है। तो मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती थी मुझे। हम्म। तो ये रीजन था मेरे को सीखने का कि सीखते हैं देखते हैं कैसे। और उस जमाने में यूट्यूब नया नया था।
ज्यादा मतलब इतना जितना अभी डेटा फ्री है, इतना चीप है, उतना पॉपुलर नहीं था यूट्यूब। तो बट फिर भी जितना सीखा यूट्यूब से वीडियोस देख के रैंडम, बट तब भी सीखने के काफी फर्स्ट फ्यू इयर्स में भी रैंडमनेस थी बहुत। कुछ भी ले लिया, कुछ यस। भी बेच दिया, शॉर्ट भी किया, बाय भी किया, फ्यूचर्स भी किया, और क्लियर पाथ नहीं था। बट हाँ, एटलीस्ट ये समझ आ गया था कि ये इसमें मजा आ रहा है, मतलब मजा इन द सेंस बेटर है वो क्रिएट वो ब्रोकिंग लाइन से। तो फर्स्ट फ्यू इयर्स तो मैं सिर्फ ब्रोकिंग में ही था, बट जब ट्रेड्स लेना मैंने अगर अपने लिए स्टार्ट किया हुआ तो मे बी आई थिंक 2011 के आसपास। तो 2008 के क्रैश को मैंने खुद से देखा है, बट मैं इन्वॉल्व नहीं था उस क्रैश में। ऐसे मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैं ट्रेड्स को ऐसी खास लेता नहीं था। बट मैंने देखे हैं लोअर सर्किट्स, मैंने देखे हैं अपर सर्किट्स। मैंने पूरा 2008 का 1.5 साल जो लगातार मार्केट गिरती रही थी वो देखा है। और फिर 2009 से जो बिगेस्ट स्मूथ रैली आई थी, जो 2010 के एंड तक चली थी, जो सबसे स्मूथ रैली मानी जाती है आजकल, वन ऑफ द स्मूथेस्ट रैलीज, वो देखी है। तो ये सब देखा है मैंने। अपर सर्किट जो 2009 में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद लगा था, जो आज तक एक ही बार हुआ है, मार्केट में अपर सर्किट लगता ही नहीं है, मतलब वो एक बार लगा था तो वो भी देखा है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, और ब्रोकिंग लाइन का एक्सपीरियंस है कि कैसे अकाउंट खुलते हैं और उनमें क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, वो सारी चीजें देखी हैं। बट हाँ, फिर मैं ट्रेडिंग अपना 2011 से मैं स्टार्ट कर दिया था करना, बट वो बहुत रैंडमनेस थी। फिर मैं आया मार्क मिनरविनी की बुक किसी ने दी थी मुझे, और वहां से मुझे एक डायरेक्शन मिली। क्योंकि जो मैं कर रहा था, मैं ट्रेंड ट्रेडिंग ही कर रहा था, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में मैंने काफी यूट्यूब और बुक्स में पढ़ा भी था। बट रैंडमनेस थी, जैसे मैंने कहा। तो वो बुक जब मैंने मार्क मिनरविनी की एक बुक है, हाउ टू ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड, ये मैंने काफी रेकमेंड भी करी है बहुत बार, क्योंकि इस बुक से मैं ऑलरेडी जो उस बुक में जो है वो ऑलरेडी मैं 80% कर रहा था, बट वो जो 20% मिसिंग पार्ट था, रिस्क मैनेजमेंट। और जैसे मैंने कहा, मैं रैंडम स्टॉक्स ट्रेड करता था, मैं फ्यूचर्स के रिलायंस, लाइक ए नेम लेता था, मारुति, रिलायंस और ये सब। लेकिन उस बुक में मैंने कॉन्सेप्ट समझा कि आप फ्लोट के अकॉर्डिंग, एज इन छोटे साइज के अगर स्टॉक्स लोगे तो उनमें वेलोसिटी ज्यादा आती है, उनकी मूवमेंट ज्यादा आती है। तो जब मैंने वो लॉजिक समझा, मुझे लॉजिकल भी लगा कि अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो इनमें मूवमेंट रैपिड आती है। और फॉर्चुनेटली, आफ्टर गोइंग थ्रू दैट बुक एंड व्हेन आई अप्लाइड दोस प्रिंसिपल, फॉर्चुनेटली मेरा स्टॉक, पहला ट्रेड जो मैंने उस बुक को पढ़ने के बाद लिया था, वो 4 हफ्ते में डबल भी हो गया, जो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ था। मतलब अगर मैंने आज तक कोई रिलायंस या मारुति लिया होगा, वो 5-10% मैक्सिमम चढ़ा होगा, वो स्टॉक डबल हो गया। तो कहते हैं ना, सही टाइम पे सही चीज होती है, तो वो डायरेक्शन मिल गई। तो फिर उसके बाद से मैंने फ्यूचर्स की तरफ नहीं देखा, और आज मैं 99.99% कैश ही करता हूँ। अगर एक आधा कभी फ्यूचर लिया होगा तो वो ऐसा लिया होगा कि टू गुड ट्रेड है, ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन ट्रेड है, तब ली होगी। बट मेरा कैश में स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में स्टाइल है ये मेरा। तो ऐसे मैं, ये मेरी जर्नी है फ्रॉम स्टार्टिंग एज अ ब्रोकर, कमिंग एंड फाइनली कमिंग टू अ कैश मार्केट, स्मॉल साइज स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो सर मतलब आप फ्यूचर्स में ट्रेड ही नहीं करते, यू ट्रेड ऑन ओनली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक इक्विटी? बिल्कुल, नो, हाँ, फ्यूचर्स अरे नहीं वाह, करता। तो ऑप्शंस बहुत का ही तो मुझे बस इतना इंटरेस्टिंग है। पता है, कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, हाँ बट ये इसमें जो इतने हेवी टर्मिनोलॉजी है, हाँ, यस। डेल्टा एंड ऑल दैट, ये सब मुझे नहीं पता क्या होता वो तो सर मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया है। है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है ना सर कि जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस की हर स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, आपको फ्यूचर्स हम्म, का लिवरेज कैसे करना है वो आना चाहिए। मैं भी ये हम्म, चीज में बहुत ज्यादा मानता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज आती है ना, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि ऐसा हो हम्म, सकता है कि ऑप्शन ट्रेडर जो कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है, मार्केट के हिसाब से बाइंग भी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो भी उतना परसेंट रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर आप अपनी मेथड में फोकस करके काम करो तो शायद आप भी उसके जितना सेम परसेंटेज रिटर्न ला सकते हो, या फिर शायद हम्म, उससे बेटर भी कर सकते हो।
ये चीज मुझे ऐसा लगता है। तो आप कोई बहुत भी सिस्टम हाँ। फॉलो कीजिए, कैश कीजिए, फ्यूचर्स कीजिए, यू नीड अ फ्रेमवर्क, यू नीड अ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन का हम्म, बिजनेस है। उसके ट्रेडिंग सिस्टम मतलब एक इनहेरेंट पार्ट है डिसिप्लिन उसका। वो डिसिप्लिन नहीं हम्म, होगा तो आपका कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, और वो डिसिप्लिन फिर आपकी बाकी लाइफ में भी दिखेगा। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप टाइम पे भी उठते हो लाइफ में, टाइम पे भी सोते हो, और आपकी शायद डाइट भी अच्छी होगी मोस्ट केसेस में। तो मतलब ये सारी चीजें डिसिप्लिन आपके बाकी एस्पेक्ट्स में भी दिखते हम्म। सर शायद हैं। इसीलिए 95% से भी ज्यादा ट्रेडर लोग सक्सेसफुल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है मार्केट में। अभी आपने ये जो हम्म। बोला ना कि एक ट्रेडर मतलब ये बिजनेस डिसिप्लिन का बिजनेस है, तो मोस्टली हम्म। ह्यूमन नेचर डिसिप्लिन इजीली फॉलो नहीं करता है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। तो हम्म। ये हम्म। बात होगी शायद उसके पीछे एक मेन सबसे बड़ा रीजन। तो सर हम्म। फिर आपने, जैसे आपने बोला कि आपने वो बुक पढ़ी मार्क मिनर्विनी जी की, उसके बाद हम्म। आपने अपने ट्रेडिंग में उसको अप्लाई किया, तो हम्म। मतलब ऑब्वियसली आप, क्या आपने मार्क मिनर्विनी जी से आपने कभी ये चीज सीखी है पर्सनल लेवल पे? नहीं, पर्सनल ट्रेनिंग कुछ नहीं ली, बुक्स है से ना? ही सीखा है जो सीखा तो है, तो मुझे कभी तो कोई सर, जाना नहीं पड़ा। हाँ, तो ऑब्वियसली बुक से सीखना भी एक अलग तरीका होता है। तो ये सारी चीजों को प्रॉपर अप्लाई करने के लिए, बिकॉज मैं भी समझ सकता हूँ कि अगर जब हम एक चीज को सीखते हैं तो उसके हम्म। अंदर भी बहुत सारे सब लेयर्स होते हैं कि ऐसे मार्केट में ही ये काम करेगा, ऐसे हम्म। मार्केट में ये मेथड काम हम्म। नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कितने साल लग गए सर? बहुत साल लगे। और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लाइफ में जल्दी एक कोई मेंटोर मिल जाए तो हम्म। आपका ये जो लर्निंग कर्व है बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा मेंटर मिल जाए, राइट। मतलब कोई फ्रॉड टाइप नहीं, बट एक अच्छा मेंटर मिले करेक्ट। जो आपकी जेन्युइन हो। तो जिस चीज में आपको इस मार्केट में देखो टाइम लगता है, कोई इवन विद द मेंटर आपको फिर भी 2-3 साल तो लगेंगे। विदाउट मेंटर आपको शायद 10 लग जाए, लेकिन और हो सकता है वो 10 तक ही ना पहुंचे क्योंकि आपने पहले 2 साल में ही अपना कैपिटल खत्म कर दिया, तो फिर तो वो 10 में नहीं हम्म। पहुंचोगे। बट एक मेंटोर से आपकी लर्निंग कर्व बहुत छोटा हो जाता है। लाइक अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो तो ट्रेनर रखोगे अच्छा, तो आपका लर्निंग कर्व, उसका एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा ट्रेनर हो, तो आपका लर्निंग करेक्ट। कर्व खत्म हो जाता है। तो अगर आपको आप 20s में हो या आप मिड, मतलब आप अर्ली पार्ट में हो अपने करियर के और आपको इसमें करियर बनाना है, अगर आपको ज्यादा टाइम खुद से नहीं बिताना, तो एक अच्छा मेंटर आपकी हेल्प कर सकता है। अदरवाइज मैंने तो हिट एंड ट्रायल से कर करके पहुंचा, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगा। आज अगर हम्म। मैं अपने कोई विश मांगू तो आई विश मेरे पास एक अर्ली एज में मेंटोर होता तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। करेक्ट। हम्म। सर ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए पूछा ना, क्योंकि आपने बोला कि आपने 2011 से अपना ये जो अभी आप कर रहे हो वो ट्रेडिंग आपने हम्म। एक सही डायरेक्शन में करना शुरू किया। तो हम्म। मेरा भी करियर 2011 में एज अ सब ब्रोकर स्टार्ट हुआ था। पहले मैं मोतीलाल ओसवाल में जॉब करता था। ओके। तो क्या होता था ना, मैं पहले कुछ चीज सीखता था, उसको अप्लाई करता था, वो 6 महीना चलती थी, फिर वापस से वो हम्म। खराब मार्केट होता था या कोई हम्म। कंडीशंस चेंज होती थी तो हम्म। वो मेथड नहीं चलती थी, फिर मैं हम्म। दूसरे में शिफ्ट करता था। तो हम्म। ट्रायल एंड एरर करने करने में ही मेरे 3-4 साल वेस्ट हो गए। बिल्कुल। उसके बाद ट्रायल एंड एरर करते 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 मुझे पता चला कि यार ये सारी चीजें काम नहीं करती है, हम्म। और जो चीज काम करती है वो हर बार काम नहीं करेगी। तो हमें हम्म। वो चीज को पकड़ के रखना है और जब भी हमारा समय होगा तब हमें ट्रेड करना है। तो ये सारी हम्म। चीजें मुझे पता चली, और मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद आपके साथ भी ये हुआ ही होगा। क्योंकि जब एक सेल्फ लर्नर होता है, भले आप बुक से इंस्पायर होके पढ़ते हो, बट वो हम्म। बुक के अंदर जो इंसान है वो आपको आपके साथ गाइड नहीं करता होता है। तो हम्म। आपको मार्केट कंडीशंस आपको खुद समझ में आती है जब साइकिल्स बिल्कुल। चेंज होते हैं। तो ये सारी हम्म। चीजें हैं। तो सर मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके इतने सालों की मेहनत को। अगर हो सके तो आप हमें थोड़े टाइम में समझा सको, तो एटलीस्ट जो अभी कोई बंदा या कोई पर्सन नया शुरू कर रहा है, उसे एक राइट हम्म। डायरेक्शन में एटलीस्ट चलना तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ चलना चाहिए। तो सर अगर आप अपनी मेथड बता सको तो हमें। देखिए मेरा, जैसे मैंने बोला, मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढता हूँ। ट्रेंडिंग एज इन एनीथिंग विच इज गोइंग अप। ओके। उसमें आई ट्राई टू, सो मार्क मिनर्विनी की बुक में एक कॉन्सेप्ट है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। ये
अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे इनकी डेप्थ कम होती जा रही है और फाइनली वो इधर इसके ब्रेकआउट के ऊपर, इस प्राइस के हाई के ऊपर वो बाय करते हैं और ये करेक्ट ट्रेड चली रही है अच्छी। तो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वॉलेटिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी है 20% की, स्टॉक 20% करेक्ट नीचे आया है हाँ हाई से। इधर है हाँ थोड़ा कम 18 हाँ 17.7 और इधर हो गई 9%। बहुत मेजर करेक्ट ड्रॉप है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कुछ बदला नहीं है, बट मेरा देखने का तरीका वॉलेटिलिटी का और भी है कि अब जैसे ये 7% की बार है, हाँ आप देख रहे हैं 7.5, तो और नेक्स्ट बार सिर्फ इतनी सी है 2.36% की। तो ये भी तो हाँ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है ना। आप एक दिन करेक्ट 7% वॉलेटाइल हुआ स्टॉक, अगले दिन सिर्फ 2% हुआ, और ऐसा मैसिव डिफरेंस है। मतलब 2 और 7 के बीच में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये अराउंड 70% ड्रॉप है इसमें और करेक्ट इसमें वॉलेटिलिटी में। तो ये भी हाँ मतलब फंडामेंटल वही है, बट मैंने देखने का तरीका सिर्फ ऐसे नहीं रखा। मैंने ये भी देख लिया कि अगर कोई स्टॉक में ऐसी छोटी बार्स बन रही है तो यानी अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, अब ज्यादा वाइड, जैसे ये वाइल्ड मूव्स हैं, ये बड़ी हाँ बड़ी बार्स बन रही हैं, फिर उसके बाद देखिए करेक्ट छोटा हो गया। तो ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ। तो अगर ओके मुझे कोई स्टॉक खरीदना है तो इट हैज टू बी in an uptrend like this, which is clearly, if you, so this is a 20 moving average line. You can plot, ओके does not matter, simple EMA and all that, इसमें मत घुसिए, इनसे कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता। आप एक ठीक सिंपल है मूविंग एवरेज लगाइए, और मेरा आइडिया है पूरे मेथड को सिंपल रखने का। तो जहां जहां सिंपलिसिटी आ सकती है मैं वही फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मेरे चार्ट पे और कुछ नहीं दिएगा, एक प्राइस और एक ये नीचे वॉल्यूम और ये मूविंग एवरेज। तो ये एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। मैं हाँ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या ट्रेड करता हूँ। ये सेटअप ऐसा दिखना चाहिए, पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए फिर एक करेक्शन आनी चाहिए, फिर वो करेक्ट करेक्शन को लेट द स्टॉक करेक्ट, एंड देन इट शुड स्टार्ट रिज्यूम द अप ट्रेंड, फॉलो द सेम ओके डायरेक्शन, और वी हाँ गेट हाँ इन्वॉल्व समवेयर हियर। हाँ And after buying our desired quantity, then we hope कि यहाँ से अब वो स्टॉक ऐसे चला जाए। ऊपर जाएगा वो एज ओके इन अगेन ये होगा हर बार नहीं, बट दिस इज व्हाट वी गेट, वी ट्राई टू गेट इन्वॉल्व समवेयर हियर। तो अगर मैं इसी स्टॉक में अगर ये दिखाऊं, ये अप ट्रेंड है, उसके बाद लेट द स्टॉक ड्रॉप, बिकॉज कोई स्टॉक बिना करेक्शन के ऊपर नहीं जाता, बिकॉज हर कोई इस मार्केट में सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है, कुछ ट्रेडर्स भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हैं, तो वो अपना पैसा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसकी वजह से स्टॉक नीचे आता है। तो ये नीचे आया और उसके बाद देन इट स्टार्ट्स रिज्यूमिंग द अप ट्रेंड। नाउ सम विल से कि आप वेयर विल यू गेट इन्वॉल्व, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, वी हाँ डोंट नो। अगर मैं इसको हाइड कर दूं ये एरिया, तो ये मेरे लिए पैटर्न है जो मैंने अभी ड्रॉ करा है। तो वी गेट इन्वॉल्व हाँ समवेयर हियर, we get involved करेक्ट somewhere here, or so this answers your question, what type of stocks you buy। पहला क्वेश्चन तो यही ना राइट कि कौन से स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो अब कौन से इसको हाँ हाँ, इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि स्कैन कैसे करना है। तो अब अगेन इसमें भी मैं हाँ देखता हूँ कि लोग इतने कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि कौन सा स्कैन चलाएं और कौन सा स्कैन से मैच होगा। करेक्ट कोई भी एक स्कैन, फॉर एग्जांपल आप एक 3 मंथ रिपोर्ट स्कैन चला लीजिए कि स्टॉक 3 महीने में स्टॉक कितना परसेंट ऊपर है, ट्राई कोशिश कीजिए ठीक कि है वो 30% 20% हो। जैसे आजकल की मार्केट बहुत खराब है, तो इसमें आपको 20-25% भी अगर ये फोर्स दिख जाए, जैसे इसका अगर मैं दिखाऊं, ये कुछ 105% ऊपर है इन लास्ट हाँ फ्रॉम जून टू अगस्त, तो 2-2.5 महीने में ये 105% ऊपर है। तो ओ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें एटलीस्ट 20-25% का फोर्स हो, और वो फिर करेक्ट करें, लेट देम कम डाउन बिलो द 20 मूविंग एवरेज, एंड देन लेट अच्छा देम गो। जैसे ही दोबारा वो 20 के आसपास आए, जैसे यहाँ तो बहुत नीचे है 20 के, अब वो वापस 20 हाँ के आसपास आए, देन वी गेट इन्वॉल्व समवेयर हियर। सो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।
what type of stocks to buy. Then the next question is, when do you actually buy them? Like, what is the entry criteria or what is the करेक्ट exact time you buy them? तो उसके लिए अगर मैं कुछ अपनी ट्रेड्स दिखा सकता हूँ, जैसे मैं यूजली ट्विटर पे अपनी ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ इमिडिएटली लेते ही। हाँ तो कुछ ट्रेड्स, ये जितने भी मैं ट्रेड डिस्कस करूंगा ये ट्विटर पे हैं ऑलरेडी। तो ओके ये मेरी ट्रेड है जेंटेक, जो मैंने लास्ट ईयर ली थी और ये पब्लिकली पोस्टेड भी है। तो हाँ अगर आप इस पीरियड को देखें, इसमें मैं ये हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और फिर करेक्ट करेक्शन आई, और जेंटेक को प्रायोरिटी देने का एक रीजन ये भी था कि ये स्टॉक ने पहले ऐसी मूव दी हुई है 80 रुपए से 237 in only matter of what 10-15 days. So this is ओके a powerful beast, I would say. ऐसे स्टॉक्स, हाँ जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, मैं छोटे स्टॉक्स में काम करता हूँ जिनमें ऐसी मूव आ सकती है। हाँ तो ये मेरे को पता था ऐसे करता है, तो मेरी प्रायोरिटी में था। फिर हम्म जब ये दिन आया, इसमें देखा कि अब आपको अभी मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया था, इसमें वॉलेटिलिटी थी 6% की, और 6% की यहाँ राइट हो गई 2.7 की। तो हम्म क्लियरली, और ये टाइट, आपको ये नंबर्स में लॉस्ट होने की जरूरत नहीं है, दिख भी रहा है कि अब ये दिख टाइट भी रहा है छोटा दिन बन गया है और अप ट्रेंड में है, और जैसे मैंने बोला करेक्शन खत्म हो गई है, फिर दोबारा रिज्यूम हो गई है, 20 के ऊपर है, उसके ऊपर फिर ये जब टाइट बना, तो अब ये मेरा कल के लिए कंटेंडर है। मतलब मैं इसको हम्म सुबह उठते ही बाय नहीं करूंगा, बट ये मैं अपने, हम्म जैसे मैं नेक्स्ट डे के लिए 4-5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं एंट्री ट्रिगर की वेट करता हूँ, जो मैं अब समझाता हूँ कैसे होगा। इसको मैंने अगले दिन के लिए लिस्ट में सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट डे हम्म मुझे जो मैं एंट्री क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ वो है SS, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। अब ओके हमने जो यूजली बुक्स में पढ़ा है, जैसे इवन मार्क मिनोरी की बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी अगर ब्रेकआउट होगा तो वो प्रॉब्ली इसके ऊपर होगा, यानी 226 करेक्ट के ऊपर बाय करेंगे, या कोई हाँ और एक बॉक्स ब्रेकआउट भी फॉलो करेगा तो वो इसके ऊपर बाय करेगा। मैं बेस के अंदर ही कई, उससे पहले ही काफी बाय कर चुका होता हूँ। तो हम्म अब इसमें अगले दिन मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। अब वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का क्या मतलब है कि ये क्लोजिंग प्राइस है आज का, हम्म इससे ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, ओके और जो नेक्स्ट डे का लो होगा वो इस एरिया में नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर ठीक है एग्जांपल ये एरिया है, इसके हम्म अंदर की ओपनिंग होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट डे ओ गैप एक ही अप दिन में ओपनिंग हुआ, ये हाँ ये गैप अप ओपनिंग हुआ, और जो लो हम्म है वो इतना, अगर आप देखें ये क्लोजिंग थी 212.70 और लो है 212.50। अब इतना इज ऑल राइट राइट, इनफैक्ट इवन 0.5% इज ऑल राइट, but हाँ the idea, the logic is that the stock opened very strongly. It हम्म sellers tried to bring it down, but they could not even go and breach the previous day closing price, and ओके immediately buyers came in, reversed the price, and crossed the previous day high. So this is what हाँ a strong start did. And अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो आपको पहले हम्म 3-4 मिनट बस ये देखना है कि गैप अप ओपनिंग तो आपको 9:15 पे दिख जाएगी, क्योंकि पहले प्राइस से ही पता पता चल चल जाएगा जाएगा राइट प्राइस कहाँ होगा। फिर राइट 3-4 मिनट वेट कीजिए। 3-4 मिनट के वेट के बाद अगर उस स्टॉक में एक आर वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, रिलेटिव वॉल्यूम बोलते हैं वो, इसमें हम्म आपको इनफैक्ट यहाँ पर ये लगा हुआ आर वॉल्यूम, ये फ्रीली मिल जाएगा इस इंडिकेटर टैब में जाके। ओके अगर पहले 3 मिनट में, तो ये गैप अप ओपनिंग दिख गई, ये आपकी पहली हाँ क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए। और लो हाँ पिछले दिन के अंदर नहीं जाना चाहिए। 9:18 तक आपको लो भी दिख जाएगा, कुछ ना कुछ लो बना होगा स्टॉक का पहले 3 मिनट में। उस पहले हाँ 3 मिनट के प्राइस एक्शन में आपको इसमें इंट्राडे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग गलती करते हैं कि इंट्राडे चार्ट खोल के बैठ जाते हैं। डेली में भी दिख रहा हम्म है आपको कि जो लो बना है वो 9:18 तक पिछले दिन के टेरिटरी में नहीं जा रहा है। अगर करेक्ट ये आपकी सेकंड क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के साथ साथ अगर 9:18 तक
7-8% रिलेटिव वॉल्यूम आ चुका है, यानी ओके पहले ही 3 मिनट में इतना वॉल्यूम हो गया कि अगर आप प्रोजेक्शन भी करोगे तो 3:30 तक क्लोजिंग टाइम तक तो वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा एवरेज से। तो हाँ यानी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैं स्टॉक को मार्केट प्राइस पे ले लेता हूँ, तो 9:18 पे जो भी प्राइस होगा उस पे मैं ट्रेड एंटर कर दूंगा लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर डाल के। और अगर आपको लिमिट ऑर्डर भी लगाना है तो आप इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर लिमिट ऑर्डर डाल लगा के छोड़ सकते हो। सकते हो। और ये आपका आंसर हो गया व्हेन टू बाय द स्टॉक। तो इसलिए जो मैंने आपको बोला 4 स्टॉक मैंने अगले दिन के लिए सेलेक्ट करे, उन 4 में से जिसमें ऐसा प्राइस एक्शन आएगा उसको मैं खरीदूंगा। तो जिस दिन 15 फेब को जेंटेक में गैप अप हुआ और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था और आर वॉल्यूम भी था, और इसके ऊपर मैंने इसको 200, मेरी 15 शायद 215 या के आसपास की बाइंग है, और then that's how I bought Zentek. So this answers your when to buy this stock. ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे ट्रिकी है कि when to where to sell the stock। अब जैसे मैंने बोला ये ट्रिकी है, इसका ये बाइंग तो मैंने आपको सिंपल रूल्स दे दिए कि गैप अप होगा, लो नहीं होना चाहिए और आर वॉल्यूम होना चाहिए, 3 क्राइटेरिया है, अगर है तो स्टॉक खरीद लो। लेकिन सेलिंग में आप रूल्स दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन जैसे आपने अभी शुरू में बोला था हर कंडीशन डिफरेंट है मार्केट की। कुछ कंडीशंस में वो काम करेंगी, कुछ में नहीं करेंगी। तो करेक्ट। आपको लगेगा कि यार ये क्या इस ट्रेड में तो काम कर गया, अगली ट्रेड में नहीं करेगा। तो सेलिंग में आपको थोड़ा गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, और उन गाइडलाइंस के बेसिस पे यू ट्राई टू गेट मैक्सिमम मनी आउट ऑफ द मूव। आपको कभी भी टॉप नहीं मिलने वाला है, रेयरली मिल जाएगा, बट वो ट्राई भी नहीं करना है, अपने को जितना मैक्सिमम आ सके। तो सेलिंग का पहला आपको समझना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेडिंग में एक हद है स्टॉक की जाने की। ओके हद से मतलब है कि बिफोर जैसे ये मूवमेंट आई, ये बेस है, यहां से हाई ऑफ द बेस है, यहां से स्टॉक ऑन एन एवरेज 40 to 60% ही जाता है। 60 भी मैं आपको स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज वो 40% ऊपर जाता है। तो ओके आपका पहला सेल रूल हो गया कि अगर आपने ये स्टॉक खरीदा है और वो ऑलरेडी अपर रेंज में पहुंच गया है, देन यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये हाँ आ गया फाइनली करेक्शन, और ये देखिए कितने हैं, 53%। ओके तो ये स्विंग ट्रेडिंग की एक लिमिट है। 53 के बाद आपका स्टॉक मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द टाइम्स विल स्टार्ट करेक्टिंग एंड विल स्पेंड मेक अ बेस एंड अगेन इट विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो देखिए 50 के बाद वो करेक्ट हुआ करेक्ट अराउंड 18-19%, और फिर उसने स्टार्ट किया। तो पहला तो गाइडलाइन ये हो गया दैट यू नीड टू नो अपसाइड इज अराउंड 50%। तो अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो ऑलरेडी 40% अप है, तो अब आपको उसको ज्यादा से ज्यादा बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हमेशा 50 नहीं मिलेगा, हो सकता है 40 पे आप निकल जाओगे और थोड़े दिन वो 45 भी हो जाएगा, दैट इज ऑल राइट। बट ये भी हो सकता है कि आपने 40 पे बुक किया और नेक्स्ट टाइम वो वापस 20% करेक्ट हो गया और आपको लगेगा कि यार मैंने सही एग्जिट ले लिया। तो ये आपकी एक पहली गाइडलाइन है। दूसरा, आप ये भी देख सकते हो कि वो कितना स्मूथली ऊपर जा रहा है। अगर वो ऐसे एंगल में जा रहा है, बेसिकली एंगल ऑफ असेंट, अगर वो स्टॉक ऐसे स्लोली जा रहा है, देन यू जस्ट ट्रेल इट। एंड हाउ डू यू ट्रेल इट? अगेन, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आप 10 मूविंग एवरेज से भी ट्रेल कर सकते हो, आप 20 से भी कर सकते हो, दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। 20 से करोगे तो आप मूव स्टॉक को ज्यादा रूम दे रहे हो, और लेकिन नुकसान ये है कि आप रिस्क ज्यादा उठा रहे हो। 10 में
फायदा ये है कि आप रिस्क कम उठा रहे हो, लेकिन फिर आप स्टॉक को रूम भी कम दे रहे हो, आप जल्दी स्टॉक लॉट आपका स्टॉक हो सकता है, और अच्छे स्टॉक से आप जल्दी बाहर हो सकते हो। तो हर चीज का ही फायदा नुकसान है, यू हैव टू सेटल डाउन विद व्हाट रियली यू आर हैप्पी विद। तो एक ये रिव्यू हो गया। एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ई पैक ली थी, भी ऑलरेडी मार्क्ड भी है, और ये भी वही कॉन्सेप्ट था। सेम सेटअप है, स्टॉक अप goes down, then resumes the uptrend, comes back above 20, and देखिए ये इनसाइड बार है, बहुत छोटी है, वही वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड बार, दिस इज कंप्लीटली इनसाइड और लुक्स स्मॉलर देन दिस आल्सो। तो ये स्टॉक मैंने अगले दिन के लिए वॉच लिस्ट में डाला, और जैसे मान लीजिए मैंने 5 स्टॉक डाले, तो अगर जिसमें भी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मुझे दिखेगी और आर वॉल्यूम होगा, मैं उसमें ट्रिगर लूंगा। तो अगले दिन इसमें भी अगले दिन ऐसी ओपनिंग हुई, क्लियरली देखिए गैप अप, और कोई जो लो बना है उसने टच भी नहीं करा, और इस डे को क्रॉस कर दिया, और इस दिन वॉल्यूम भी अच्छा था, आप देख लीजिए ऑलरेडी बाकी दिनों से बेटर है। अब लेने के बाद लेकिन ये जेंटेक की तरह स्लो स्लो मूव नहीं करा इसने, 5 दिन में ही बैक टू बैक। हाँ, तो अब ये मैं इसलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये वो वाला केस है जिसमें एंगल ऐसा स्टीप था, पैराबोलिक मूव है बिल्कुल। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल वर्टिकल है ऑलमोस्ट, तो इसमें आपको ट्रेल करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर मैं 380 चल रहा है और मैं 295 से ट्रेल करूंगा, तो आपको देख लीजिए आप कितना बड़ा ओपन गेन्स रिस्क है, और अपसाइड ज्यादा ऐसे मिलती नहीं है। तो इसमें ऐसे केसेस में आपको प्रॉफिट विदाउट ट्रेल करने की, बेसिकली ये वो एग्जांपल है, इसको आपको ट्रेल करने की जरूरत नहीं है, इसको आप और प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है 58% इन ओनली 10-12 डेज चला गया, और यही मैंने आपको बोला कि एक हद है स्विंग ट्रेडिंग की, कि इससे ज्यादा एक बार में नहीं मिलेगा, इसके बाद स्टॉक जो है करेक्ट ही करता है। ये इसमें आपका स्टॉप लॉस हो ही जाता है अगर आप 20 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने ना ही सिर्फ पैसे बचाए, आपने ये पूरे 8-10 दिन भी बचाए जिसमें आप ये पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये मोटा मोटा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। सर इसमें कुछ मेरे सवाल है, मैं आपको पूछ लेता हूँ, स्क्रीन हमारे पास है। तो पहले तो ये है कि सर, तो जैसे स्टॉक सिलेक्शन का आपने बहुत सिंपल तरीका बता दिया कि हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो पिछले एक हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते में 30-40% मूव किए हो, राइट? 2 हफ्ते नहीं, 3 महीने में भी अगर 30% मूव आई है लास्ट 3 मंथ्स में, वो आप 3 महीने में 30-40%। ओके, तो ये तो वो स्क्रीनर में कंडीशन लगा के ये अपना स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मुझे सारे स्टॉक्स को स्कैन करते रहना है और मुझे अपने सेटअप बनने के लिए वेट करना है। अब इसमें ना सर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन एंट्री को लेकर है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम लोग 20 सिंपल मूविंग एवरेज को क्यों यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको मुझे बता सको तो। इसका 20 जैसे मैंने अभी ये एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं तो इनफैक्ट आप इतना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हो चुकी है कि मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको हाइड भी करूँ, हाँ, मुझे पता है ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है और ये करेक्ट हुआ और अप टाइट हो गया, मैं यहाँ ले लेता। बट एक नए बंदे को शायद ये शुरू में आदत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए एक लाइन से एक हेल्प मिल जाती है, विजुअली पता चल जाता है दूर से देख के। अगर मैं इतना दूर भी हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ लाइन से कि एक अप ट्रेंड में है, और अब स्टॉक जो है 20 के आसपास ही देखिए आके कितना टाइट हो गया। तो इनिशियल डेज में हेल्प करती है काफी। बाद में आप एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको एक प्लेन प्राइस चार्ट और प्लेन वॉल्यूम इज इनफ। तो सर मतलब बेसिकली हमारी एंट्री 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, जो हमारा कैंडल कंसोलिडेशन है उसके लिए हम जनरली देखते हैं, और एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप अगर एकदम नए हैं और शुरू कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए सिर्फ ऊपर लीजिए। विद एक्सपीरियंस आप थोड़ा आसपास भी ले सकते हैं,
लेकिन बेस्ट है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्राइस करेक्शन प्राइस करेक्ट करने दीजिए, फिर ऊपर आने दीजिए, उसके बाद 20 के आसपास आपको ऐसे स्मॉल डेज दिखे तो बेस्ट सेटअप है। और सर वो पर्पल डॉट्स क्या है आपके चार्ट्स पे, जो आपने मुझे अभी बताया था थोड़ी देर पहले? ये बेसिकली ये है, इसको कोई भी स्टॉक एक दिन में 5% अप या डाउन ऑन अ 5 लाख वॉल्यूम, देन ओके। इट शोज द पर्पल डॉट। अब व्हाई दिस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को स्मॉल कैप स्टॉक्स में काम करना है जिनमें फास्ट मूव आती हो, इसलिए मैंने करेक्ट। फ्यूचर्स करना छोड़ दिया था, राइट। अब हाँ। पहले क्या होता था, मुझे जाके हर एक की मार्केट कैप चेक करनी पड़ती थी कि ये छोटा है या बड़ा है। इस अब इससे बराबर। क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक फास्ट मूविंग है। देखिए कितने बबल डॉट है, बार बार 5% की मूव देता है और लिक्विड भी है, बार बार 5 लाख शेयर्स पे देता है। तो अब मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है कि ये स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है, मैं ये देख के बता सकता हूँ पर्पल डॉट से। जितने ज्यादा डॉट इसका मतलब ये बहुत फास्ट मूविंग है। फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर करेक्ट। दिखाऊंगा तो उसमें आपको एक और ये दो, इस पूरी हाँ। जर्नी में कहीं नहीं है, ओ, इसमें कहीं नहीं है। और जबकि ये ये लार्ज कैप स्टॉक है। हाँ, तो ये मूवमेंट उतनी नहीं देते हैं, इनमें ओके, लिक्विडिटी हाँ, तो ये ऑफ वो कोर्स पांच बहुत ज्यादा परसेंट है। 5% पांच वाला परसेंट क्राइटेरिया नहीं पूरा देंगे। नहीं। हाँ, तो इसमें हाँ। देखिए सिर्फ एक है। और हाँ। जेनटेक में जब मैंने आपको दिखाया था तो ओके, ओके, यहीं देख समझ गया। लीजिए कितने हैं। तो बेसिकली अब वो हम्म। मार्केट कैप चेक करने से अगर टाइम वेस्ट, मतलब उसमें ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, तो ये डॉट लगाइए और हम्म। आपको पता चल जाएगा कि ये लिक्विड मूविंग स्टॉक है या नहीं। करेक्ट। और सर, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते, आप इक्विटी में ट्रेड करते हो। तो अभी हम्म, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि समझो मैंने एक दिन पहले ये कंडीशंस लगा के कुछ स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया। उसके बाद हम्म, मैं मेरे पास 20-25 स्टॉक आए। उसमें से दो तीन हम्म, ट्रेड ऐसे थे जो बहुत ही क्लोज है और अभी शायद 1-2 दिन में एक्टिव हो सकते हैं। और जब मेरे हम्म, पास ट्रेड आते हैं और समझो मेरा कैपिटल हम्म, 10 लाख रुपया है, तो मुझे हम्म। उसमें पोजीशन साइजिंग क्या बेसिस पे लेनी चाहिए? देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आई विल गिव यू अ गाइडलाइन अगेन हियर कि आप पहले स्टार्ट कीजिए उसमें अपना 7 to 10% इन्वेस्ट कीजिए। और हम्म। उसके बाद सो आई व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू गो टू 25% इन वन स्टॉक, बट मैं 25% डे वन पे नहीं लेता हूँ, मैं 7-10 लिया, फिर 2-3 दिन बाद उसमें कई बार एंट्री बार बार मिलती है। स्टॉक हम्म। जैसे ई पैक था, सीधा भाग गया, लिया और पहली एंट्री से ही 58% अप हो गया। अ, हाँ। जो ये जो एंट्री दिखाई थी, तो इस केसेस करेक्ट। में मैं को 25% एलोकेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं एक बार में 25 नहीं ले रहा हूँ। एक बार में 25 लेने का फायदा ये है कि आपको ये केसेस में अच्छे प्रॉफिट होंगे, लेकिन नुकसान ये है कि आप सीधा 25% डाल रहे हो तो आप रिस्क बहुत उठा रहे हो। मैं क्या कर रहा ओके। हूँ, मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ 2-3 दिनों में। उसमें उसमें मेरे को ये सिचुएशन में नुकसान है, लेकिन जहां मुझे मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगी, जैसे मेरी एक ट्रेड यहाँ थी, यहाँ हम्म। मान लीजिए मैंने कुछ 10% डाला और एकदम से मूव करा, लेकिन ये मूव कोई 50% की मूव नहीं है, इसे 15% की है, तो अभी मैंने कुछ बुक नहीं करा। थोड़े दिन बाद हम्म। यहाँ भी एक एंट्री मिली, तो 10 हम्म। यहाँ 10 यहाँ, तो अब मेरी 20% एलोकेशन हो गई। और ये नॉर्मल एंगल पे ऊपर गया है, ये कोई ई पैक की तरह ऊपर नहीं गया, तो अब करेक्ट। मुझे 20% एलोकेशन हो गई और स्टॉक 50% ऊपर है, तो मेरे को हम्म। अच्छे पैसे बनेंगे इसमें। और 2 दिन में स्प्रेड करने का फायदा ये है कि स्टॉक ने 10-15 दिन मार्केट को फाइट किया है जरूर, तो हम्म। ये स्टॉक ने स्ट्रेंथ भी दिखाई है। इस बेसिकली आप और आप दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप ये यहाँ पर एंटर करेंगे, आप इसका स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे तो आपकी एक तरह से ये फ्री है, हम्म। तो आपने हम्म। पोर्टफोलियो पे कोई रिस्क नहीं डाला एक्स्ट्रा, और आपकी एलोकेशन भी डबल हो गई। सो बेसिकली ये करेक्ट। फ्री एंट्री है, मैंने नया 10% ऐड किया विदाउट पुटिंग एनी स्ट्रेस ऑन द पोर्टफोलियो, तो इसका बेनिफिट ये है। उस केस में 25% मैं सीधा डाल रहा था, ई पैक में तो अच्छे हाँ। पैसे बनते, लेकिन बाकी केसेस में मैं बहुत रिस्क उठा रहा हूँ। तो हर, हम्म। जैसे मैंने बोला, हर चीज का एक फायदा नुकसान है। मुझे ये बेटर करेक्ट। लगता है, इसमें मैं रिस्क कम उठा रहा हूँ। मैंने यहाँ अब इसका स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ कर दिया, तो अब मेरे को
ये फ्री एंट्री है, मेंटली मैं फ्री हूँ कि अब अगर रिस्क लॉस होगा तो सिर्फ इस पे होगा, और इस केस में नहीं हुआ, वो सीधा अच्छा प्रॉफिट बना। तो इसलिए ऐसे मैं पोजीशन साइज स्केल इन करता हूँ। करेक्ट। और स्केल और और सर प्रॉफिट बुकिंग में भी स्केल आउट 10 निकाल दिया, फिर 5 निकाल दिया, फिर फाइनली 5 निकाल दिया, लाइक दैट। करेक्ट। और सर हमने स्टॉप लॉस वाला पार्ट शायद मिस किया है, तो अगर हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? क्या एक अच्छा एरिया होगा जहाँ पे हमें? देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का कॉन्सेप्ट क्या था कि स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग खुला कि उसने पिछले दिन की टेरिटरी में एंटर भी नहीं करा, वो जो क्लोजिंग प्राइस था उसमें एंटर भी नहीं करा। सो हम बेसिकली बुलिश बिहेवियर पे एंट्री ले रहे हैं। तो कहाँ करेक्ट। स्टॉप होना चाहिए? जहां वो बुलिश बिहेवियर नेगेट हो जाए। स्टार्ट हुआ, हाँ। वो बेसिकली उसी डे का लो अगर मैं ले लूं, या पिछले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस जिसको मैं मान रहा हूं कि यहाँ एंटर ही नहीं करना चाहिए था, वहां लगा दूं, तो और अगर स्टॉक वापस आ जाए, एक्चुअली इसका मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट आई थी वो फिजल आउट हो गई वो है, तो अब फेल्ड हो मेरे को गई, कोई हाँ। रीजन नहीं है उसमें एंटर रहने का। तो स्टॉक अगर मैं लूंगा तो मैं डे लो पे भी ले सकता हूँ, और अगर थोड़ा वाइड देना है तो मैं प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग एरिया है उससे हल्का सा नीचे, जैसे मैग्नेट हटाता हूँ समवेयर हियर, लूंगा, तो बेसिकली ये ट्रिगर हो गया, तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट अब वैलिड ही नहीं है, तो फिर मेरा उस स्टॉक में बने रहने का कोई रीजन नहीं है। तो अगर मैं कोई रीजन परसेंटेज नहीं में बात करूं तो स्टॉप आया हुआ है इस केस में रेड लाइन के 2.23%, यानी अगर 100 रुपए पे लिया तो कुछ 97.5 97.6 का स्टॉप है। और और अगर आपको ये मूव मिल गई तो आप अपने आर मल्टीपल कैलकुलेट कर लीजिए, 49% तो विद अ स्टॉप ऑफ या अंडर 3%। करेक्ट। ये तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सिस्टम है सर, एंड मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी आप इतने इजीली इसलिए समझा पा रहे हो, और आप इतने इजीली इसलिए आप बता पा रहे हो क्योंकि ये सिस्टम को आप बहुत साल से फॉलो कर रहे हो, और आप अभी इसमें एक तरीके से अच्छा आपका ग्रिप है। बट थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट मुझे ना ये सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छा लगा कि हम बाय वहीं पे कर रहे हैं जहां पे स्ट्रेंथ पहले से थी, थोड़ा स्टॉक कूल डाउन हो रहा है, और जैसे वो वापस अपनी सेकंड जर्नी स्टार्ट कर रहा है हम वहां पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है इसमें सर, अच्छा है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूं। शुरू में सबको लगेगा कि यार ये 2% स्टॉप तो बहुत पास है, ये तो ट्रिगर होंगे, और हाँ। बिल्कुल करेक्ट है, होते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप नए हैं तो डू नॉट स्टार्ट विद जस्ट 2% स्टॉप, क्योंकि मैं 2% ले रहा हूँ, मुझे देख के काफी लोग 2% लेते हैं और बाद में बोलते हैं मेरा ये स्टॉप हो गया। मैं उस लेवल पे मैं 8% से स्टार्ट किया था, अगर मेरा पुराना कोई भी चेक करे तो मैं पहले 8% लेता था, फिर मैंने कट डाउन करा, कॉन्फिडेंस आया, वो मैं 6 पे लाया, फिर 4 पे लाया, फिर फाइनली आज मैं 2 पे हूँ। मैंने आधे परसेंट पे भी स्टॉक पे भी काम किया हुआ है, ओ बट ये वाओ। कि मुझे टाइम लगा वहां आने पे। तो अगर आप बिगनर हैं तो डो नॉट स्टार्ट विद 2, स्टार्ट विद 6-5, 50 ट्रेड लो, 50 ट्रेड में से आप स्टडी करो कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, फिर अगले महीने अगली 50 पे आप 4 करो, धीरे धीरे आप 2 पे आ जाओगे, और आपको तब पता चलेगा कि यार 2 पे स्टॉक होते हैं, लेकिन एक एनसीसी, एक जेंटेक, एक ई पैक मिलता है, वो आपका सारा रिकवर तो कराता ही है, और आपको पूरा महीना गेन आपका हो जाता राइट। है। और सर इस पे एक, मैं भी जैसे ब्रोकर हूं तो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है ये चीज को लेकर कि जैसे हम इक्विटी में स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ रहेगा ना कि आपने आज ट्रेड लिया और शायद कल आपको थोड़ा परसेंटेज एग्जिट करना हो, अगर समझो 20% हिट करता है बहुत होता है, हाँ, स्टॉप, बिल्कुल। तो वो टाइम पे सर जब हम सेल करते हैं तो क्या आपको वो डिलीवरी शॉर्टेज वाला इशू हुआ है कभी? वो होता है 1000 में एक बार, होता है, बिल्कुल हाँ। होता है, लेकिन 1000 में जो चीज एक बार हो रही है वो आई थिंक वर्थ है रिस्क उठाने में। मैं सालों से कर रहा हूँ, कोई और पब्लिकली कर रहा हूँ मैं, कोई अगर अगर मुझे बार बार हो रहा होता तो मैं ट्रेडिंग स्टाइल छोड़ चुका होता। उसमें भी हाँ। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने अगले दिन शेयर बेच दिया और उसकी आपके पास डिलीवरी नहीं आई, तो पहले तो उस बंदे को पेनल्टी लगती है जिसने आपको नहीं करेक्ट। दिया, और वो पेनल्टी आपको पास ऑन होती है। फिर आपको पेनल्टी लगती है क्योंकि आपने भी बेच दिया, तो बेसिकली नेट नेट उसका बेनिफिट आया और आपको बेनिफिट और गया। आपको पेनल्टी लगी, तो हाँ। मोटा मोटा सेम ही आता है। तो वो जो 1000 में एक बार हो रहा है वो भी एक बहुत ही छोटा रिस्क है। तो
मैं तो करता हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऐसी मेजर और कि सर मेरे ट्रेडिंग स्टाइल छोड़ना पड़ जाए। वैसे भी आप तो पार्शियली बुक करोगे ना, सेकेंड डे आप पूरा थोड़ी बुक करोगे, बिकॉज अगर अपना अगर स्टॉप एक्सपेक्टेशन तो लॉस हो बहुत रहा ऊपर है, है। नहीं अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो पूरा हाँ, निकलना स्टॉप लॉस पड़ेगा हो ना गया अगले दिन। तो पूरा तो करना पड़ेगा, फिर भी हाँ। ये ऐसा रिस्क नहीं है कि नहीं उठाया जा सकता, उससे बड़े बड़े रिस्क लोग उठा रहे हैं कि स्टॉप लॉस पे हम्म। ट्रेड क्लोज ही नहीं करते और स्टॉक बैठे रहते हैं। आई थिंक उससे बड़ा यस। रिस्क तो ये कुछ भी रिस्क नहीं है जो आप गैप डाउन का रिस्क बता रहे हैं। इस पे मैंने भी आई थिंक हाँ, 2-3 दिन पहले ट्वीट भी करा था कि हम डर रहे हैं लेकिन गलत चीज के लिए डर रहे हैं। जिसके लिए डरना चाहिए वो है विदाउट स्टॉप लॉस के काम करना और बैठे रहना उस पे। तो ये होता है बट इतना नहीं राइट, होता है कि आप इसमें काम नहीं कर सकते। करेक्ट सर। तो बहुत ही मजा आया सर आपके साथ बात करके। एंड मैं है ना सर, मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं आपके ट्विटर अकाउंट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। और मैं आपके ये जो आप बोल रहे हो ना, आप ट्वीट्स करते हो जब भी आप लेते हो तभी, तो मैं बहुत बार आप जो भी स्टॉक लेते हो उसको है ना ऐसे एनालिसिस करने की कोशिश करता था कि मानस जी ने यहाँ पे एंट्री ली है तो क्या रीजन होगा, क्या है। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि यार कभी मैं आपसे मिलूं और कभी मैं आपको पूछूं करके कि हाँ मानस भाई आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो आज का ये सेशन मेरे लिए पर्सनली तो बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे बहुत मजा आया। और सर अभी एक एक ऐसा सवाल है जो हमारी ट्रेडिंग सिस्टम के रिलेटेड नहीं है, बट हमारी साइकोलॉजी के रिलेटेड है। तो उसके लिए आप क्या बोलते हो सर, कभी भी कोई ट्रेडर को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीजों को ध्यान देना चाहिए जब वो ट्रेड करता है, या फिर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। तो साइकोलॉजिकली आपको क्या लगता है कि जैसे आप बोलते हो ना ब्रो टिप आप बहुत अपने ट्विटर पे करते हो, तो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आपको एक स्टार्टिंग या बिगिनर वाले ट्रेडर को या इन्वेस्टर को देना आप पसंद करते हो? सबसे पहले ही तो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कीजिए। आप पहले साल में पैसे नहीं कमा सकते, ये एक हार्ड फैक्ट है। तो आपका पहले साल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं एंड ऑफ द ईयर यहीं खड़ा रहूं विद अराउंड द सेम कैपिटल। अगर आपका थोड़ा बहुत नीचे भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसपास भी है तो भी आप ठीक है। तो आपकी ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव शुड इन द फर्स्ट ईयर शुड बी टू लर्न एंड सर्वाइव, नॉट अर्न। सो हम्म। बेसिकली चेंज योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अर्निंग टू लर्निंग। वो एक हम्म। साल आपका लर्निंग, ये बार बार याद रखोगे कि मैं आज लॉस भी हो गया तो ठीक है मेरी ये लर्निंग है। फिर उसके बाद आप उस लर्निंग में इतना कुछ छुपा है, ऐसी ऐसी इंसाइट्स हैं। अगर और उस लर्निंग में आपको अच्छा मेंटर हो, उस लर्निंग में आपका सारी ट्रेड्स आपकी लिखी हो, उसके बाद उस लर्निंग में इतना कुछ है एक साल में कि आपको बुक किसी एक्सटर्नल मतलब कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बुक आपका ट्रेडिंग जर्नल है। उसमें पता चलता है हम्म। कि ये ट्रेड चल रही है, ये मेरा सेटअप परफेक्ट है, ये इस पे मैं इम्प्रोवाइज करूंगा। फिर आप उस पे फाउंडेशन पे आप बेस बनाते हो, फिर आपका एक साल और बेटर होता है, फिर धीरे धीरे आपको समझ आता है कि मैं कर सकता हूँ। तो कोई कोई भी इनिशियली सोचता है मेरा कैपिटल बहुत छोटा है, मैं कैसे अमीर आदमी बनूंगा एंड ऑल दैट। पहले साल हम्म। आप सिर्फ सीखो, 2-3 साल, 1-2 साल के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि somehow you attract money and then you find out how to do this business। तो मेरी हम्म। मेरी तो ऐसी थी जर्नी। ये मेरी एडवाइस यही रहेगी। सही है सर, थैंक यू। थैंक यू मानस जी, आपने इतना अच्छा हमें ये एक पूरा आपका सिस्टम बताया। एंड मैं आप लोगों को भी सबको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो हमारे पास होता है 50 मिनट 60 मिनट, उसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ की पूरी आपको सिस्टम बताना तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल। बट आज के वीडियो में मानस जी ने जो भी सारी चीजें शेयर की है ना, दिस इज बेसिकली उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है। और हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि ये देखो ये मानस जी की सिस्टम है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसको ट्रेड करो। मेरा जनरली ऐसे वीडियोस बनाने का इंटेंशन ये है कि देखो एक आदमी है जो सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहा है और उसकी स्टोरी क्या है और उसका मेथड क्या है आप देखो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेथड कुछ और हो, बट एटलीस्ट आपको ये समझना चाहिए कि हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एक प्रोसेस होता है, वो कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करता है और बहुत सालों की मेहनत के बाद आज वो आपके सामने खड़े रह के ये सारी चीजें बोलता है। तो थैंक यू मानस जी, जी, आपका हमारे थैंक यू ये विजय। चैनल पे आने के लिए। एंड ये वन ऑफ द एक ऐसे मैंने तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट बनाए हैं सर, बट ये पर्सनल फेवरेट मेरा है। और मैं विश करूंगा कि कभी
हम पर्सनली मिले एंड हम लोग फिर से एक अच्छा वीडियो बनाए। थैंक यू सर, आप आए इसके लिए। और आज वैसे संडे है, आप लोगों को बता दूं जो देख रहे हो वो, तो हम लोग संडे के दिन ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और मानस सर जी का है ना ट्विटर हैंडल है सर, मैं आपका ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको पर्पल डॉट इंडिकेटर भी डालना है तो वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसका भी आप लिंक डाल सकते हैं। यस तो ऐसा कोई हिडन यस। या छुपा हुआ नहीं है कोई। हाँ, और सर का है ना यूट्यूब चैनल भी है। सर बोलते नहीं है बट मैंने सर का यूट्यूब चैनल देखा है। सर वहाँ पे बहुत कम वीडियो डालते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियोस अगर आप जाके सुनोगे ना, तो आप लोगों को और भी इनसाइट्स पता चलेगी, क्योंकि वहाँ पे सर ने बहुत सारी चीजें बताई हुई है, मैंने देखी है। तो थैंक यू सर। और थैंक यू आपको कैसा विजय। लगा सर आज हमारे साथ ये शेयर करके? बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस लगा। मैं काफी ये मतलब ये ज्यादा करता नहीं हूँ, बट जब हाँ, करता हूँ तो अच्छा मजा आता है सिखाने में। राइट, सही है और सर। जितना इसे एक अच्छा घंटे लगा। में सिखा पाया वो कर सकता हूँ। तरीके बहुत है बट मोटा मोटा यही तरीका है। तो दिस इज व्हाट आई डू एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई रियली एंजॉयड इट। यस सर, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू मानस जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विजय जी।